इतिहास का ज्ञान आप हमें ना बताएं, और आप वाकई इतिहास नहीं पढ़ते और कुछ नहीं जानते। अभी शपथ भी बदल देनी चाहिए कि मैं ढकना, ढिमकाना, टिमकाना, ईडी से डरकर, इनकम टैक्स में शरण आकर शपथ लेता हूं कि मैं जनता के सारे हितों को बाजू रखकर मैं सिर्फ अपने लिए काम करूंगा और इस महान कार्य के लिए मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं, इस तरह की शपथ कर देनी चाहिए। तो 15 साल बाद राहुल गांधी जी के लिए फिर से एक बार लॉन्चिंग का मौका आया था, वो सारा बर्बाद हो गया। अब ये देश की जनता तो उनको मानती ही नहीं थी, अब तो नेता भी नहीं मानते। और अगर शरद पवार जी की बात करें तो अपने गुरु को धोखा देने से लेकर कांग्रेस को धोखा देने तक सब उन्हीं का वो है। और मेरे तो धर्म में कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। यह डिबेट कांग्रेस के अतुल लोढ़े और बीजेपी के शिवम त्यागी के बीच है, जिसमें शिवम त्यागी ने कांग्रेस के अतुल लोढ़े को कांग्रेस का इतिहास और औकात दोनों दिखा दिया। आइए सुनते हैं। ठीक है, अतुल लोंडे पाटिल जी, लोग कहते हैं स्कूटर का भी स्टैंड होता है, कांग्रेस का स्टैंड क्यों नहीं अध्यादेश में, बताइए। बीजेपी को स्टैंड है क्या? आपने स्कूटर का स्टैंड पूछ लिया, कांग्रेस का स्टैंड पूछ लिया, आम आदमी का स्टैंड पूछ लिया, बीजेपी को स्टैंड है? बीजेपी तो स्टैंडलेस है। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने इतना बड़ा यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है, सारे हथियार जो है उतार दिए हैं और जितने भ्रष्टाचारी है सारे भाजपा में लेने का प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। इतनी तेज कर दी है भ्रष्टाचार के खिलाफ की जंग। अभी गारंटी दी थी उन्होंने 27 तारीख को और 2 तारीख को जो है गारंटी को पूरा कर दिया 5 दिन में। इतने तेजी से भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई तो हिंदुस्तान में आज तक कोई लड़ा नहीं है जो मोदी जी लड़ रहे हैं, तो स्टैंड उनको नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जो है भ्रष्टाचार पर जिस तरह की बात है, भ्रष्टाचार पर हमारा स्टैंड आज भी ऐसा ही है जैसा कल था। और 2014 से 2023 के बीच में जितने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई है, आपने बिल्कुल सही कहा, उतनी जल्दी डिलीवरी तो कहीं भी नहीं हुआ। अतुल जी अब सुनना पड़ेगा आपको, उतनी जल्दी डिलीवरी तो कहीं भी नहीं हुई। बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर इस तरह के भ्रष्टाचार के केसेस वाले लोग ना हो और किन के ऊपर नहीं चल रहा हो। यह देश ऐसा है जहां पर नौकरियां दे दी रेलवे में और उसके बाद में प्लॉट लिखवा लिया, तो जाहिर बात है अब उनपे तो चार्जशीट होनी है, उनको कैसे बख्शा जा सकता है। अब विषय पर आता हूं। आपने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ अजीत पवार जी के साथ और उनको ऐसा क्या। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकासवादी राजनीति है। अगर किसी से अपना घर नहीं संभलता, अगर किसी के घर में परेशानी है, अगर कोई परिवारवाद से ग्रसित है, अगर कोई अपने परिवार को, अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकता, अगर कोई अपने बेटा और बेटी से आगे बढ़ नहीं सकता, पार्टी को परिवार को पार्टी मानता है, पार्टी को परिवार नहीं मानता, तो माफ कीजिए लोग तो बाहर जाएंगे ही। जब आप लगातार अपने लोगों की डिससैटिस्फैक्शंस को समझ नहीं पाएंगे, जब आप लगातार जो है लोगों को इग्नोर करते रहेंगे और अपना बेटा बेटी को ही प्रथम रखेंगे, तो यह हाल होना ही है। और यह नया नहीं है, कांग्रेस में भी यही हाल हुआ। अब फिलहाल यहां पर जो आपने देखा एनसीपी में भी यही हाल हुआ। अब बिहार का भी सुनने में आ रहा है, वो तो भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूं। लेकिन अगर ये हालात रहेंगे, किसी तरह की धारा के विरोध कोई जाएगा, जनता के विरोध में कोई जाएगा, तो माफ कीजिए आपके नेता भी जाएंगे, आपके लोग भी जाएंगे और वोटर्स भी जाएंगे और चुनाव भी जाएगा, ये तो तय है। उन्होंने कह दिया आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, हमको क्या ज्ञान दे रहे। मेरा सवाल एक ही है। नहीं, मेरा सवाल तो एक ही है कि सारे भ्रष्टाचारी ही जिनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स की रेड्स हुई है, जेल हुई है या चार्जशीट दाखिल की है या इन्होंने आरोप किए हैं, वही इनके पार्टी में जाकर मंत्री हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं। नारायण राणे से कितने नाम हमने कई बार गिनवाए हैं। लोग हंस रहे होंगे, जब शुभम भाई बात कर रहे थे तो लोग जरूर हंसते हैं। 40 ऐसे परिवार है इनके यहाँ जिनको टिकटें दी है, बेटों को टिकटें दी है, यानी पीयूष गोयल से लेकर देवेंद्र फडणवीस से लेकर ये सारे किसी न किसी भाजपा के नेताओं के बेटे हैं। 40 परिवार, बिल्कुल किरीट सोमैया के बेटे को भी बीएमसी का टिकट मिला है। तो ये जो बात कहते हैं ना वही बात कर लेते हैं। तो अभी जनता समझ रही है कि अब इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो जनता समझ जाती है सारे भ्रष्टाचारी इनके पार्टी के अंदर। अब इन्होंने कहा कि सारे परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, सारे परिवारवादी पार्टी के नेता जो है और परिवार जो है वो बीजेपी में शामिल। ये कहेंगे रोजगार देंगे, समझ लो बेरोजगारी बढ़ गई। ये कहेंगे महंगाई कम करेंगे, समझ लो महंगाई बढ़ जाएगी। ये कहेंगे डॉलर को बराबर कर देंगे, ये टमाटर को और सेवफल को बराबर कर देंगे। ये जिन्होंने कहा कर्जा बहुत हो गया, 55 लाख डॉलर जो है वो 70 साल में कर्जा हुआ और ये आए 9 साल में 156 लाख डॉलर जो है वो कर्जा, लाख करोड़ जो है वो कर्जा कर दिया। 156 लाख करोड़ जो है कर्जा कर दिया देश पर। तो ये 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा। तो ये जो कहते हैं उसका बिल्कुल विपरीत उल्टा जो है ये करते हैं। सरकार तो ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की चला रही है।
जहां ईडी सीबीआई भेजी, बीजेपी परिवारवाद, में एंट्री। पहले उन्होंने विषय उठाया परिवारवाद का। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि राहुल गांधी पहले प्रेसिडेंट बनाए गए और प्रधानमंत्री जी के इकलौते उम्मीदवार वही रहेंगे। मैं खून से लिख के दे सकता हूं, आप नहीं दे सकते। मैं लिख कर दे सकता हूं कि शरद पवार जी अगर है तो उनके बाद सुप्रिया सुले ही बनेंगी। मैं लिख कर दे सकता हूं अगर मुलायम सिंह यादव जी थे तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। मैं लिख के दे सकता हूं कि इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर लालू प्रसाद यादव जी की तो उनके बाद तेजस्वी यादव ही बनेंगे। मैं लिख कर दे सकता हूं कि मुझे देना, के बाद मुझे जवाब स्टालिन देना। ही बनेंगे, करुणानिधि के बाद स्टालिन ही बनेंगे। मैं लिख कर दे सकता हूं। ये परिवारवाद है, ये जहां बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी कुर्सी रिजर्व कर दो कि अभी के राजकुमार और आने वाले के समय के राजा यही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा आपको भी नहीं पता। इसे कहते हैं परिवारवाद का मॉडल। और अब बात करते हैं जय शाह जी की। अगर आपने कहा उनको बीसीसीआई सचिव, आगे कौन बनेगा, वो बनेंगे नहीं बनेंगे गारंटी नहीं है ना। लेकिन आपके यहां तो बच्चा पैदा होते ही राजा बन जाता है, राजकुमार भी वही है। ये होता है परिवारवाद। अब आगे आते हैं ईडी सीबीआई। जहां तक ईडी सीबीआई की बात है और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जयंत पाटिल तो नहीं डरे। जयंत पाटिल पर भी तो केसेस है ना, उन पर भी लगातार केसेस है, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई चली, वो तो नहीं डरे। एक डर गए, एक नहीं डरे, एक डर गए, एक नहीं डरे। तेजस्वी जी हैं और तमाम लोग हैं। अब जिन पर केसेस हैं उन पर केसेस हैं और रहेंगे। लेकिन यह बात तय है कि जिस तरीके से आपने 2024 का शिगुफा छोड़ा था, जिस तरीके से 15 साल बाद, और इस बात का मुझे दुख है, 15 साल बाद राहुल गांधी जी के लिए फिर से एक बार लॉन्चिंग का मौका आया था, वो सारा बर्बाद हो गया। अब ये देश की जनता तो उनको मानती ही नहीं थी, अब तो नेता भी नहीं मानते। अजीत पवार जी कह रहे हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आपने प्रोजेक्ट किया। कोई नहीं मानता उनको। ममता बनर्जी का अलग अपना एक राग है, वो नहीं मानते उसको। तो आप एक चीज तय कर लीजिए, यहां जो होना है होगा, लेकिन 24 के में जो आप ढूंढ रहे थे कि विपक्षी एकता के सहारे राहुल जी को फिर से एक बार कोशिश करे लाने की, वो कोशिश जो है शुरू होने से पहले ही उस पर पूर्ण विराम लगा। लेकिन नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे नहीं होंगे तब उनका करिश्मा चूक रहा है। ऐसी बातों का विश्लेषण करने का मतलब होगा, अभी तक तो जिस अलायंस के वो चेहरे होते हैं उस अलायंस को जनता का आशीर्वाद मिलता है और बड़े अंतर से हम जीत दर्ज करते रहे। 2015 भाजपा अभी भी नहीं भूली होगी कि बिहार की राजनीति में जदयू और राजद अगर एक साथ हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की 40 की 40 सीटें उनके लिए संभाल पाना बेहद मुश्किल होगा और करारी शिकस्त के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजीव रंजन जी को जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में बुरा हाल कर देंगे हम, और बुरा हाल होगा। जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू का अलायंस है ना, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं उठने वाला। हम जीते हैं गोपालगंज इस बार उपचुनाव में, मुझे लगता है भूल जाते हैं आप। और मोकामा में 62,700 वोट लेकर आए हैं हम, और आप ही के आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ में थी। क्या किया आपने देखा, और अभी आगे देखेगा जनता क्या करती है। और जहां तक बात आपने कहा कि स्ट्रैटेजी है, मैं एक चीज मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, अगर एक पार्टी 110 सीटों से 42-43 पर आने के बाद भी ये कह रही है कि जनता में हमारा एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है, तो उनकी सोच तो दयनीय है ना। अगर 400 प्लस वाली पार्टी आज 50-52 सीटों पर रह गई है और उसके बाद भी वो मानते हैं कि उनसे बड़ी पार्टी तो इस दुनिया में और हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा प्यार प्रेम तो उन्हीं को मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं। अगर शरद पवार जी की पार्टी में ये परेशानी पटना की महारैली के बाद से है, चाहते तो रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो ये परिवारवाद का जो ये घुन है, ये लगातार इन पार्टियों को खाया जा रहा है। अब इस बात को ये कैसे डिनाई करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। विकासवाद की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की। जो लोग उसके साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है, और मैं तो कहता हूं ये नया नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दीपक जी, अगर आप मुझे 10 सेकेंड और देंगे, आप मुझे एक चीज बताइए, ये कोई पहली चीज है क्या? हिंदुस्तान में पार्टी पहली बार टूटी है? मैं शुरुआत से थोड़ा सा लेकर जाना चाहता हूं। सबसे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे व्योमकेश बैनर्जी थे, जिनको सबसे पहले उनसे अलग पार्टी बनाई मोतीलाल नेहरू जी ने। 1939 में नेताजी सुभाष बोस ने कांग्रेस को तोड़ा, 1951 में जेपी कृपलानी ने तोड़ा, 1956 में राजगोपालाचारी ने तोड़ा, 1959 में कांग्रेस फिर से टूटी, 64 में एम जॉर्ज ने तोड़ा, फिर उसके बाद 67 में चरण सिंह जी पार्टी से अलग होकर चले गए, 69 में जब इंदिरा जी को हटाया गया तो फिर उन्होंने कांग्रेस आई बनाई, फिर उसके बाद 99 में हुई, वाईएसआर बनी, एनसीपी बनी, टीएमसी बनी। ये तो इतिहास है जी, हम नहीं तोड़ रहे हैं। लगातार और इकलौती भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो नहीं टूटी है। 1951 के बाद बताइए हम टूटे हो तो जाहिर है जहां परिवारवाद, बेटा बेटी, उन्हीं को लेकर आगे बढ़े जाएंगे तो जनता में विरोध पैदा होगा। जनता में विरोध पैदा होगा तो नेता को दिखाई देगा कि वोट लेने तो 2024 में आने वाले चुनाव में वहीं जाना है। और जाहिर है जब उसको लगेगा कि जनता खुश नहीं है तो वो भी उस विचारधारा को तय करेंगे जो भारत को आगे लेकर जाने की बात करती हो, और वो सिर्फ इस देश की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की विचारधारा है। शिवम त्यागी जी का थोड़ा इतिहास करेक्ट कर दूं। वैसे मुझे सौभाग्य हर बार प्राप्त होता है बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं का इतिहास ठीक करने का।
स्वराज पार्टी जो है विद इन द कांग्रेस फोल्ड थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के हिसाब से चुनाव हुए थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये सारे लोग थे, चुनाव लड़े और फिर वापस आकर बाद में 1930 में जो है वो सविनय अवज्ञा का आंदोलन हुआ। तो पहले एक करेक्ट। दूसरा ऐसा है, जनसंघ पार्टी बनी, जनसंघ पार्टी तो पार्टी की पार्टी पूरी खत्म होगी, डीए के साथ डूब गई। उसके बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी 1.5 साल में तो 18 महीने में डूब गई पूरी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी है, जो आज और 10 साल भारतीय से जनता देश पे पार्टी राज कर ऐसी रही पार्टी है। है, बोलिए कोई ये भी सगा बोलिए ना, नहीं, एक लाइन अतुल लौट कोई दीजिए। सगा ये भी नहीं, एक लाइन बोलिए, कोई क्योंकि 9 साल सगा से देश पे राज कर रही नहीं, है। ऐसा कोई 80 सगा में बनी नहीं, थी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। अब मैं बताता यही हूं, तो लालू जी आपने नीतीश जी सबका के बता बारे में दिया, बोलते थे। इसका यहां से वहां गया। सुनिए ना दीपक जी, आप शिवम जैसा मत कीजिए ना। ना मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो याद दिला रहा हूं सर। आप जब लोग इतिहास पढ़ाने लगते हैं तो मुझे सुनो, मैं अभी थोड़ा आपको और कुछ हीन भावना होने आप लगती कुछ है। नहीं, मैं इतिहास पढ़ाता नहीं हूं, मैं इतिहास को करेक्ट करके बताता हूं, जो ऐसा वैसा बताता हूं। ये इनका झूठ जो है ना, वो एक्सपोज करने में जरा मजा आती है। अभी सुनिए, जो आप बताते नहीं, तो मैं मध्य प्रदेश की बात बताता हूं। कैलाश जोशी जी जो जनसंघ के संस्थापक थे और मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा दीपक जोशी साथ में आ गया। अच्छा, हनुमान जी ने तो गदा वहां चला दी थी कर्नाटक में। अभी गदा के साथ जो है बजरंग सेना, वो दीपक जोशी जी के साथ कांग्रेस में आ गई। अभी मैं नाम सुना रहा हूं, अभी यादवेंद्र सिंह यादव, बाद में राधेलाल बघेल, बैजनाथ सिंह 400 गाड़ियां लेकर निकले शिवपुरी से भोपाल में, और उन्होंने पार्टी में शामिल हुए। तो भगदड़ तो भाजपा में मची है, और बहुत भगदड़ अभी जो है भाजपा की वो दिखाई देगी आपको, क्योंकि जनता ने साथ छोड़ दिया। इन्होंने जो वायदे किए थे 9 साल से सत्ता में, राज्य महाराष्ट्र की बात करिए सर। ऐसे तो कई, अभी तो अपने राज्य महाराष्ट्र की बात करिए अतुल जी, कहां से अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं? सर, अरे सर, ऐसा नहीं ना सर। अभी तो आप झटका पूरा दिया, बिहार घूम जोर के का आएंगे, झटका यूपी धीरे घूम से के लगाए। आएंगे, पूरा देश घूम के आएंगे, और मैंने थोड़ा सा आपको मेरे बाजू 100 किलोमीटर ले गया, तो आप बोलते महाराष्ट्र में आइए। महाराष्ट्र में तो हूं मैं, महाराष्ट्र में लिख कर दे रहा हूं। इनकी 40 सीटों कम थी, 40 सीटें कम होने वाली है महाराष्ट्र से, देख लो आप चुनाव ले। अब मैं तो शिवम त्यागी से अच्छा, विनती एक करता बताइए, हूं, 40 यार सीटें बोले अगर तो मैं नहीं उनको कम आह्वान हुई तो करता लौंडे हूं, पाटिल क्या अगर करेंगे? बताइए, आज लिख के दीजिए, ये लिखवाया मैंने। अरे अरविंद सुनो ना केजरीवाल से बहुत दीपक है। भाई, चलिए, अतुल अरे दीपक भाई लिख के सुनो तो, दीजिए, अरे लिख के दे दीपक भाई दीजिए, सुनो और तो, ये बताइए अरे कि नहीं दीपक है भाई तो सुनो कैसे तो, डालेंगे? अरे दीपक भाई सुनो तो, अरे लिख के दे अरे दीजिए, दीपक छोड़िए, भाई सुनो कागज ना, पत्र क्यों आप लीजिए शिवम त्यागी का काम कर रहे हैं? हम अभी आप फोटो शिवम लिख त्यागी देते का हैं। काम आप क्यों कर रहे हैं? शिवम त्यागी को काम करने दीजिए उसका। अरे सर, मैं शिवम को त्यागी की चैलेंज बात करता नहीं कर रहा हूँ, हूं। बीएमसी के मैं तो चुनाव आपको लगा दे, जिनसे ये लिख के नागपुर के चुनाव लिखवाने लगा की दे, जरूरत नागपुर मैंने नहीं करी है। नागपुर म्युनिसिपल नेताओं से कॉर्पोरेशन, लिखवाने की जरूरत है, हाँ आपको लिख के दे 40 दीजिए। के नीचे आएगा तो मैं यहाँ आके कान पकड़ लूंगा। मैं दीपक चौरसिया के कार्यक्रम में आके कान पकड़ लूंगा, मैंने गलत आकलन किया था। आप पकड़ोगे कान दीपक चौरसिया मेरे बिल्कुल सामने? पकड़ूंगा, बिल्कुल अगर 40 सीट हमने जीत के बात कर रही है तो आनी चाहिए आप पकड़ लेंगे कान? महाराष्ट्र में। मैं खुद कान पकड़ूंगा महाराष्ट्र से। हाँ बस तैयार रखिए, बिल्कुल कान साफ पकड़ूंगा। रखिए, कान पकड़ना पड़ेगा लेकिन आपको। मुझे मौका सबसे दे पहले दीजिए। आप पकड़ेंगे महाराष्ट्र जब जनता की 40 तरफ से सीटें अगर मौका कम दे नहीं हुई दीजिए। बीजेपी की, तो आप पकड़ेंगे, यानी एनडीए की। अरे हो जाएगी भाई, मैं बता रहा हूं, एनडीए का ही ना, एनडीए बचा का है यहां, तो यहां वहां से उठ के अभी जो तो भगदड़ कल ही है, तो अजीत पवार शामिल हुए सीबीआई वाले जो है वो अभी तो मैं वही तो कह रहा हूं, शिवम भाई ने जवाब नहीं दिया, जिनके ऊपर आरोप है जवाब वही दीजिए। क्यों पार्टी में आते? थैंक यू। चलिए, इसका कान जवाब पकड़ने का ही खेल हो जाए एक बार। मुझे मौका दे दीजिए। एक बार कान पकड़ने का खेल हो हाँ, जाए। मैं शालीनता से इसलिए बीएमसी का सुना चुनाव लगा अतुल जी दीजिए, के- अतुल जी मैं एक शालीन- महीना में बीएमसी प्लीज का आप चुनाव मौका लगा दीजिए। दे। मुझे मैं शालीनता से सिर्फ इसलिए सुना ताकि आप सुने, इतिहास का ज्ञान आप हमें ना बताएं, और आप वाकई इतिहास नहीं पढ़ते और कुछ नहीं जानते। मैंने नहीं कहा था स्वराज पार्टी चुनाव लड़के अलग नहीं हुई थी और तमाम तरह की चीजें, मैंने कहा जो भटे। अब सुनिए, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, क्या कहा आपने? जनसंघ से जब जनता पार्टी बनी, आपने कहा मोतीलाल नेहरू ने अलग पार्टी बनाई। नहीं, आपने कहा आपको मोतीलाल रोकना नेहरू ने पड़ेगा अलग सर, पार्टी आपको रोकना पड़ेगा इनको। बिल्कुल कहा था नहीं, आप रुकिए ना, अपने समय पर बोलिए। आप इतिहास जानते ही नहीं, प्रॉब्लम तो यही है। अरे क्या समय की बात कर रहे हैं? आप प्लीज इनको रोकना पड़ेगा दीपक जी, आपको आप इनको रोकिए। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, जब वो बोल रहे थे मैं शालीनता से सुन रहा था। रुकिए, आपको इतिहास का अता पता बिल्कुल नहीं है, शालीनता से झूठ नहीं बोला जा सकता आपको ना। अता पता इतिहास का बिल्कुल बिल्कुल पता है, नहीं बताइए है। मोतीलाल नेहरू ने जनसंघ कौन से सी जनता पार्टी पार्टी बनाई? जब बनी, टूट बताइए कहां हुई मोतीलाल भाई? नेहरू जी ने कौन सी जनता पार्टी पार्टी के बनाई? मोरारजी की सरकार के बाद जब बताइए भारतीय मोतीलाल जनता नेहरू पार्टी जी ने कौन बनी, सी टूट पार्टी कहां बनाई? हुई? बताइए जरा, कहां टूट हुई? कुछ भी कहने जा रहे हैं। अरे 1000 पार्टियां बन गई आपकी पार्टी में से निकलकर, टूट उसे कहते हैं। और अब सुनिए दीपक जी, आप मुझे मेरा टाइम दे देंगे कि नहीं? अपनी बात रखिए प्लीज। क्या बहस में नहीं, वो अपने समय में भी बोले और मेरे समय में भी बोले, ऐसे नहीं चल सकता। पहले बताए वो मोतीलाल प्लीज, नेहरू आप जी ने इनको कौन सी पार्टी रोकेंगे बनाई कि थी? नहीं? आप इनको मोतीलाल रोकेंगे नेहरू जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी पहले नहीं, पहले बताओ। रुकिए जरा प्लीज, वो बाहर आप इनको प्लीज मोतीलाल अलग नेहरू करेंगे, जी मैं ने कौन सी आगे आके पार्टी एक और बनाई थी चीज बताओ। बताओ। अतुल जी प्लीज ये ना करिए, अतुल क्या जी तरीका है? ना वो करिए, अपने बीच please, में ना बोलेंगे, मेरे बारे में बोलेंगे। रुकिए, अब एक और चीज, ये जो बार बार पार्टी टूटने और नहीं, इसकी नहीं, बात दीपक जी, बता मैं रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जी के आप बारे में मुझे एक उन्होंने चीज बोला, मुझे बताइए, इतिहास मालूम नहीं, स्वराज पार्टी प्लीज का आप तो इनको मैंने उनको रोकेंगे पूछा। कि नहीं? सर, अतुल मैं जी इनको रोक के प्लीज, अपनी बात अतुल जी, रखना अतुल जी चाहता हूं। ऐसा ना क्या करिए। आपने अच्छी डिबेट करी है, मालिक आप मानता हूं, डिबेट अच्छी करें ना, खूब करें, सुन बीच तो में लीजिए क्यों ना चिल्ला अगले रहे की हैं? बात क्या कहना चाहता है। ठीक है, थैंक यू। अब एक और चीज, जो पार्टी तोड़ने और टूटने और धोखा देने और इन सब की बात कर रहे हैं, किताबें कहती हैं कि 1978 में जब शरद पवार जी सरकार तोड़कर लाए थे,
और वसंतराव पाटिल को लिखकर चिट्ठी, खाना खा रहे थे बैठ के टेबल पर और आखिर में चिट्ठी लिखकर छोड़कर आ गए थे कि दादा माफी चाहूंगा। अपने गुरुओं की पीठ में छुरा भोंकने वाले आदमी आज हमें बताएंगे कि देश की पार्टियां टूट रही हैं। अरे भाई, पार्टियां तोड़ने का काम आपने किया है। पार्टियां टूटी हैं तो कांग्रेस से टूटी हैं, अगर खंडित हुई है तो कांग्रेस हुई है। और अगर शरद पवार जी की बात करें तो अपने गुरु को धोखा देने से लेकर कांग्रेस को धोखा देने तक सब उन्हीं का वो है। और मेरे तो धर्म में कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। तो भाई सीधी बात है, आपने जो किया था वो आज आप ही के सामने बिल्कुल परारूप ऐसे ही खड़ा हुआ है। अब बात यहां पर यह है कि कौन विकासवाद के साथ चलना चाहता है, कौन परिवारवाद के साथ। जो परिवारवाद के साथ है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टीवी पर साबित कर रहे हैं बार बार कि नहीं नहीं राहुल गांधी जी ऐसे हैं, राहुल गांधी जी वैसे हैं, हम इतनी जीत जाएंगे, हम उतनी जीत जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि आप आज भी ये लिखकर नहीं दे सकते कि प्रधानमंत्री का चेहरा आपके यहां राहुल गांधी नहीं बनेंगे, हमारे यहां नहीं है। आप आज भी लिखकर नहीं दे सकते कि आने वाले समय में पार्टी का नेता कौन होगा। जिस पार्टी में आदमी जो डिस्क्वालिफाइड है, जो अध्यक्ष नहीं है, जो महामंत्री नहीं है, वही सारे फैसले करते हैं, वही सारी मीटिंग्स में बैठे होते हैं, वही सारे मुख्यमंत्रियों को डिक्टेट करते हैं और ये परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। कमाल की बात है, चलेगा नहीं, देश जानता है अच्छे तरीके से। अतुल जी, एक क्विक जवाब, फिर मैं वाजपेयी जी और राजीव जी के पास जाऊंगा। निमी जी से भी मैंने कोई सवाल ले लिया। हाँ। देखो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। भैया, पवार साहब को किसने गुरु कहा? मोदी जी ने कहा। वो मेरे गुरु है, उंगली पकड़ के चलता हूं। पूरी पूर्णिमा का चुरानी बोका शरद पवार जी की तरह चुरानी बोका उन्होंने अपने गुरु की पीठ में चुरा भोंक दिया। बताइए 1989 से। नहीं मुझे 1989 से नहीं मुझे ये बताइए, आज 2023 तक गुरुओं के कमर में सारे मौके होने के बावजूद, सुनो ना, अभी तो शालीनता की बात कर रहे थे शिवम जी, अभी पोल खोल रहा हूं तो आप भी लगातार इसी तरीके से बोले जा रहे थे। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई बीच में बोलता है तो कितना बुरा लगता है। 1989 से बुरा लगता है, बताइए 2023 तक 34 साल हो गए। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी सारे मौके होने के बावजूद प्रधानमंत्री हो सकते थे, मंत्री हो सकते थे। इस 34 सुपर प्राइम मिनिस्टर रही भाई सोनिया जी, एनएससी की चेयरपर्सन रही, सुपर प्रधानमंत्री। जब माता जी सुपर प्रधानमंत्री है तो बेटे को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनने की क्या आवश्यकता है? बताइए। बता, तुमने नड्डा जी को, अरे जब आप सुपर प्रधानमंत्री हैं तो आपको प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। बना के रख दिया। एनएससी की प्रेसिडेंट थी कि नहीं थी? झंडा मंत्री बनकर एनएससी की प्रेसिडेंट थी कि नहीं थी? बताइए। जाने के बजाय झंडा की प्रेसिडेंट थी कि नहीं थी सोनिया जी? ये आपका जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। सुपर प्रधानमंत्री भी आप ही बनेंगे, प्रधानमंत्री भी आपके बेटे बनेंगे, प्रधानमंत्री भी आपके, वो राहुल गांधी। अच्छा, झगड़ा नहीं, प्लीज झगड़ा मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं तो हंस रहा हूं। दादी को छलनी होते हुए देखा है, पिताजी को बम से उड़ाते हुए देखा है, फिर भी वो इंसान अपना सीना लेके जाता है देश के लिए, मणिपुर के बॉर्डर तक। देश ने 58 साल राज करने का मौका दिया है। लिया नहीं है। 58 साल प्रधानमंत्री को एसपीजी है, 58 साल देश को एकत्र चलाया है। डरपोक है देश का आईएनएस विक्रांत पे बैठकर ऐसा ना बोलिए भाई, आपके भी हवाई जहाज प्रधानमंत्री पे बैठकर तो केक काटे हैं अपने बर्थडे के। देश ने भी बहुत दिया है आपको, देश ने भी बहुत दिया है। 58 साल राज करने को दिया, 58 साल एक डिक्टेटर की तरह राज किया है आपने। नाना जी प्रधानमंत्री, दादी जी प्रधानमंत्री, बेटा जी प्रधानमंत्री, बहु सुपर प्रधानमंत्री, दूसरे फिर बेटा जी प्रधानमंत्री। 58 साल मिले आपको राज करने के लिए, बहुत दिया इस देश ने आपको। जैसे ही लोगों ने बाहर किया था, अपनी पार्टी को हाथ में लिया और जनता के सहायता से वो प्रधानमंत्री बनी। किसी ने ऊपर से आके उनकी ताजपोशी नहीं की थी। बिल्कुल ताजपोशी हुई थी। जनता आप किताबें नहीं पढ़ते, मैं आपको किताब भेज दूंगा कुलदीप नैयर की। मैं आगे चलता हूं। इंदिरा गांधी जी को नेहरू जी का क्या रिएक्शन था जानते हैं हम। प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उनको अपना सेक्रेटरी बनाया था, क्या जानते हैं परिवारवाद के बारे में? वो जो अडवाणी जी है, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी आप नहीं लोगों ने पार्टी बनाई, उनको तो साइडलाइन कर दिया, बेचारों को राष्ट्रपति भी बनाया। परिवारवाद से मैं आगे चलता हूं। अब सवाल यह उठता है कि 105 सीटों के बाद भी भाजपा ने एकनाथ शिंदे को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम क्यों बनाया और इससे क्या हासिल होगा? दरअसल भाजपा ने एकनाथ शिंदे के जरिए एक तरफ शिवसेना और उद्धव ठाकरे की विरासत को एक हद तक हथियाने की कोशिश की है, तो वहीं राज्य में हिंदुत्व की अकेली पैरवेकार पार्टी बन गई। शिवसेना के एमवीए संघ जाने के बाद से भाजपा उन पर लगातार हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगाती रही है। फिर एकनाथ शिंदे को लेकर यह हमला और तेज कर दिया। साथ ही भाजपा ने महाराष्ट्र में हिंदुत्व के वोट बैंक को अकेले हथियाने की सफल कोशिश की। इसके अलावा मराठा वोट बैंक भी उसे कुछ हद तक मिल सकता है। अब एनसीपी की बात करें तो भाजपा ने अजीत पवार को महत्व देकर मराठवाड़ा क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है।
महाराष्ट्र में भाजपा शहरी क्षेत्र की पार्टी रही है। ऐसे में मराठवाड़ा में एनसीपी के वोट बैंक पे उसे सेंध लगाने का मौका मिलेगा। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि भले ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को फिलहाल डिप्टी सीएम और सीएम का पद मिला है, लेकिन लंबे दौर में इसका लाभ भाजपा ही हासिल करेगी। वह आने वाले समय में अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए एनसीपी और शिवसेना के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। आपको बता दें कि भाजपा ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे ज्यादा 105 सीटें हासिल की थी। शिवसेना को 56 सीटें मिले थे। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इतनी सीटें मिलने के बाद यह साफ था कि सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर झगड़ा हुआ और शिवसेना ने 2.5 साल के सीएम की बात कही। इस बात पे बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे ने बड़ा खेल करते हुए महा विकास आघाड़ी बना डाला। इस गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना थी, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने अचानक बगावत कर दी और 40 विधायकों और 1 दर्ज सांसदों को लेकर भाजपा संग चले गए। इस बगावत के बाद चर्चा थी कि भाजपा एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दे सकती है, लेकिन हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। भाजपा के अपने नेता और पहले 5 साल तक सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब ठीक 1 साल बाद अजीत पवार की सरकार में एंट्री हुई है, जो डिप्टी सीएम बने हैं। उन्हें लेकर एक बार फिर 2019 में फडणवीस ने सीएम पद की शपथ भी ली थी, लेकिन अजीत पवार पीछे हट गए थे।